तो आज के टॉपिक में हम लोग एक बार देखते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो है एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का। तो एवरेज कॉस्ट को पढ़ने के लिए हम लोग ने लास्ट में पढ़ा था टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो उसको एक बार हमको देखना पड़ेगा क्योंकि उसी के थ्रू वो बनेगा। जब तक आपको टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट और नई जानकारी रहेगी, तब तक आप एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट नहीं बना सकते। तो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? इसमें बेसिकली आपको डेफिनेशन पूछा जाता है और आपसे रिलेशनशिप पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो तरीका क्या है, लोग करते कैसे हैं कि इसका रिलेशनशिप याद कर लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप याद नहीं करेंगे। हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो एक तरीके से पहले टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद उस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझेंगे कि हमको याद ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको हम पहले ही बताए थे कि खाली इसमें एक चीज़ याद करने की चीज़ है, वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपको हम डेटा दे रहे हैं, अगर वो डेटा आपने याद कर लिया तो ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स है ही, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही एक ऐसा कॉस्ट है जो आपका पूरा ग्राफ बनवा देगा। पूरा ग्राफ बन जाएगा, पूरा रिलेशनशिप बन जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हम वेरिएबल कॉस्ट में डेटा यूज़ कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम में भी वही यूज़ करिएगा, उससे आपका कर्व बहुत परफेक्ट बनेगा। तो आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6, ये हमारा आउटपुट हो गया। उसके बाद है TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, हमने बताया था लास्ट क्लास में भी आपको कि हमने 120 लिया था। ठीक है, तो 120 के हिसाब से आप इसको ले लीजिए। तो ये आपका 120 120 120 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वही जो हमने कहा था वही आपको लर्न करने वाली चीज़ है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका जो डेटा है वो कभी गलत नहीं होगा, मतलब वो जो आप फॉर्मेट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लर्न करेंगे, कैसे बनेगा। TVC, ये हो गया 0, फिर 40, फिर 46। ये जो डेटा है ये हमारा पूरा बुक का है ना, तो ये डेटा आपको एकदम सेम एज इट इज़ पढ़ना है। 102, 132, 170 और 234। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट का लर्न करने का फ़ायदा क्या हो गया कि अब आपका जो फॉर्मेट है वो एकदम परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग आएंगे टोटल कॉस्ट पे। टोटल कॉस्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 120, फिर उसके बाद 60, सॉरी 160, उसके बाद 196, उसके बाद 222, उसके बाद 252, उसके बाद 290, उसके बाद 354। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, तो इससे आपका एक ये तो पुराना चैप्टर जो हम लोग, मतलब पुराना पार्ट जो पढ़ रहे थे टोटल वेरिएबल फिक्स का, उससे आप हमने इसका डायग्राम बना दिया था। ठीक है, जो भी ग्राफ था, अभी ग्राफ फिर से बना के आपको दिखा देते हैं। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है वो एवरेज कॉस्ट पे है। तो एवरेज कॉस्ट के क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो एवरेज कॉस्ट में हमको सबसे पहले पढ़ना है एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, दूसरा हमको पढ़ना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। उसके बाद हमको पढ़ना है एवरेज टोटल कॉस्ट।
एवरेज टोटल कॉस्ट। उसके बाद हमको पढ़ना है इसमें मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट तो वैसे भी हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, इससे आसान कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो देखिए कैसे आसान हो गया। अब टोटल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, टोटल कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट्स टू एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट हमको अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। पहला तो ये एकदम आसान सा हो गया, अगर आपको ये मिल जाए तो आप निकाल ले जाएंगे। उसके बाद फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेट टू दिस। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एवरेज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपको फाइंड करना है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कहाँ से आएगा उसको भी देख लेते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। तो इस तरीके का फॉर्मेट हमारा टोटल होना है, मतलब आपको केवल ये याद करना है, उसके बाद कि पूरा फॉर्मेट आपका बन जाएगा, ठीक है। फटाफट अब हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं और डिवाइड करके आंसर ले आते हैं। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन एकदम कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है, ज़ीरो का हो जाएगा, कि अपॉन ज़ीरो करेंगे, इसका अपॉन ज़ीरो करेंगे तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ पे आपका प्रोडक्शन 1 हुआ तो 1 से डिवाइड कर देंगे, 120 आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन 2 हुआ तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, 3 हुआ 40 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 24 हो गया और फिर 20 हो गया। तो ये हमारा प्रोडक्शन का सीन हो गया, ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल में। वेरिएबल का फॉर्मूला क्या है, ये देखिए ऊपर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। वेरिएबल में क्या है, जो टीवीसी है मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो इसका डिवाइड आउटपुट से कर देना है। तो आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं, पहले एकदम खाली है, इनफाइनाइट से ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा आपका 40, उसके बाद 38, उसके बाद 34, उसके बाद 33, उसके बाद 34, उसके बाद 39। तो ये हमारा आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है एवरेज टोटल कॉस्ट, तो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो सबको आउटपुट से डिवाइड करना है, एकदम कॉमन चीज़ है। फॉर्मूला भी याद आपको ज़्यादा नहीं करना है, हर बार आउटपुट से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 160, फिर हो गया 98, फिर हो गया 74, फिर हो गया 63, फिर हो गया 58, फिर हो गया 59, ये हो गया। अब आते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा टोटल कॉस्ट के हेल्प से निकलता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गड़बड़ी मत कर दीजिएगा कि सर मार्जिनल कॉस्ट हम एवरेज कॉस्ट से निकालते हैं, बच्चे एवरेज कॉस्ट से निकालने लगते हैं। तो ये हमेशा TC माइनस TCN-1 होता है, मतलब जो आपका ये TC है इसको आप माइनस कराते हैं, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था मैंने, ठीक है। तो इसको माइनस कराते हैं, पहले आ जाएगा 40, ये दोनों को माइनस कराएंगे, फिर इन दोनों को माइनस कराएंगे, आ जाएगा 36, उसके बाद माइनस कराएंगे आ जाएगा 26, फिर आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा 38 और फिर आ जाएगा 64। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया।
अब देखिए आपने इतना कर लिया, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इससे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने ये शेड्यूल बना लिया। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। ग्राफ का थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी होकर चलेगा, लेकिन शेड्यूल आपको एज इट इज एकदम सही बनाना होता है। इसीलिए शेड्यूल में मैं आपको बताया ना, ये आपका सबसे टर्निंग पॉइंट वाला शेड्यूल है। ये अगर आपने याद कर लिया, एक ये पूरा फॉर्म ये याद कर लीजिए, और इसका एक खो ये याद कर लीजिए, एक पीस 120 सभी में होना है। और देखिए आपका ये पूरा फॉर्मेट बनकर तैयार हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर एक बार आप फॉर्मेट बना दिए तो एग्जामिनर भी इम्प्रेस और आपको नंबर भी अच्छा देगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंटेंट, देखिए क्लास जब आप हायर क्लासेस में होते हैं तो आपको कंटेंट्स देने होते हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो कंटेंट जितना ज़्यादा रहेगा और जितना सॉलिड रहेगा, फालतू चीज़ें नहीं, कंटेंट जितना सॉलिड रहेगा उतना अच्छा मार्क्स आप एग्ज़ाम में स्कोर करेंगे। तो हमारा मेन फोकस यही है कि कंटेंट आपका सॉलिड बने। तो ये आपका एक सॉलिड कंटेंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बिहेवियर्स को, मतलब इसके कर्व्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो कर्व बनाने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कर्व में आप पूरी प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, स्केल से लाइन खींच के पूरी प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अब मान लीजिए आपके पास एग्ज़ाम में समय कम है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने प्लॉटिंग नहीं कर पा रहे हैं, समय बहुत कम है। ठीक है, तो उसका भी आपको व्यवस्था बता देते हैं कि कैसे बिना प्लॉटिंग के काम बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमको, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हम लोग एवरेज कॉस्ट पढ़ रहे हैं, तो एवरेज कॉस्ट का सारा हमें कर्व बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी बनाना पड़ेगा। तो अब हमें जब सारा कर्व बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने उठाया एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पे आप फोकस करिए कैसे बना है इसको, इसका एक दिमाग में डायग्राम बनाइए कि देखिए यहाँ पे आपको हमने कोई भी डायग्राम याद करने के लिए नहीं कहा, हम अब इसको कह रहे हैं, इसको देख के आप डायग्राम सोचिए कि कैसा डायग्राम हो सकता है। ठीक है, तो आपने सोचा कि पहले 120 है फिर 60 है, मतलब ये हमारा डायग्राम धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हमेशा कम हो रहा है। तो फिर आप कैसे बनाओगे इसको, अब देखिए यहाँ बिना प्लॉटिंग के आपको भी सिखा दे रहे हैं कैसे बिना प्लॉटिंग के कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये कर्व ऐसे बनता था। तो देखिए ये आपने बिना प्लॉटिंग के बना दिया, लेकिन यहाँ पे नंबर आपका नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर ये शेड्यूल बना के रखा हुआ है। तो शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शेड्यूल आपको बनाना ही बनाना है। शेड्यूल ना मिले तो सीबीएसई के बुक से ढूंढ लीजिए, बाकी हम लोग को शेड्यूल सब में बना ही दे रहे हैं, शेड्यूल ज़रूर बनाना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया एएफसी, एएफसी हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ये हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं। अब हमको बनाना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को समझते हैं, क्या हिसाब किताब है। तो देखिए 40 से स्टार्ट हुआ है, 38 आया मतलब कम हुआ, फिर 34 हुआ, फिर 33 हुआ, फिर 34 हुआ, 39, मतलब पहले यहाँ पे बढ़ेगा फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा, लेकिन 40 से कम ही रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 40 यहाँ 39 है, समझ रहे हैं। तो एकदम बराबर नहीं बनेगा, इधर वाला ऊंचा रहेगा इधर वाला नीचा रहेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, बुक में आप देखोगे थोड़ा सा गड़बड़ ग्राफ बना हुआ है, लेकिन आप बुक के ग्राफ पे नहीं जाओगे, आप अपने कॉन्सेप्ट पे जाओगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ये वाला जो ग्राफ है ये ऊंचा रहेगा, उधर वाला पार्ट ऊंचा रहेगा और इधर वाला पार्ट नीचा रहेगा, हल्का सा, बहुत हल्का सा। ठीक है, तो ये सब चीज़ एग्जामिनर देखता है कि आपने किस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, पहला टेक्निकलिटी हम समझ गए कि इधर जो हम स्टार्ट करेंगे ये ऊंचा रहेगा और ये थोड़ा सा नीचा रहेगा। दूसरा चीज़ हमने क्या सीखा यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट ये जो है ये इसके अंदर ही आ रहा है, मतलब आप देखोगे तो ये 33 है, ये 30 के आसपास है, 40 है, ये भी इसके अंदर आ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा इसको। भाई सिंपल सी बात है, ये दो इसके फिगर्स मैच कर रहे हैं ना, तो मैच कर रहे हैं तो इंटरसेक्ट तो होना ही होना है। तो यहाँ पे एक इंटरसेक्ट भी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो परफेक्ट बनेगा ही, लेकिन आपको बिना प्लॉटिंग के हम बता रहे हैं कैसे एक अंदाज से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा ऊंचा लेके चलेंगे और फिर यहाँ पे इसको कट किया और फिर यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे ही रखा इसको, और ये बन गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट, सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है
कि हमारा यहाँ पे मिनिमम कितना है। हमारा मिनिमम यहाँ पे क्या जा रहा है, ये हमारा 33 एकदम मिनिमम है, ठीक है। तो 33 मिनिमम है और इनके 30 पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इनका 30 कहीं आसपास होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिनिमम हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ ना कट करे, यहाँ ना कट करे, यहाँ ना कट करे, यहाँ कट करे, क्योंकि हल्का सा अंदाज़ा आपको बनाना पड़ेगा कि यहाँ पे 30 कहीं आसपास होगा, और 33 है तो यहीं कहीं आसपास कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ 30 है तो उसके ऊपर 33 होगा, ठीक है। तो ये एकदम मिनिमम पे होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और ये थोड़ा सा ऊंचा रहेगा, क्योंकि ये 40 है। अगर ऊंचा आपसे नहीं बन रहा है तो अलग से ऐसे लाइन बढ़ा दीजिए कि आपको 40 दिखे, क्योंकि ये जब आप लाइन से देखे एकदम, एग्जामिनर वो ऐसे स्केल रख के अगर देख रहा है ऐसे, तो उसको दिखे कि हाँ देखो इधर कम है, इधर वाला कम है, इधर वाला ऊंचा है, ठीक है। तो ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको कर्व बनाते समय आपको ध्यान देना है। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब ये भी हमारा बन गया, इसको टिक लगा देते हैं। अब आते हैं एटीसी। अब एटीसी कैसे बनेगा, अब एटीसी देखिए 160 मतलब यहाँ 160 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब एकदम ऊंचा कर्व होगा, एकदम बाहर से बनेगा ना। तो ये 160 हो गया। उसके बाद अब देखिए कैसा बाउल बनना है, सब बाउल जैसा बनेगा। अब बाउल, लेकिन ये बाउल देखिए इस तरफ का हिस्सा, मतलब बाउल का इस तरफ का हिस्सा, लेफ्ट तरफ का हिस्सा ऊंचा रहेगा और राइट तरफ का हिस्सा कम रहेगा। कितना कम रहेगा अब ये समझना है। अब यहाँ 60 है और ये देखिए 60 के पास है, मतलब इधर बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाना है आपको। 160 ज़्यादा ऊंचा रहेगा और ये 59, मतलब उसका एक बहुत आधा भी नहीं है, आधा से भी कम पार्ट इधर है। तो आपको एकदम चम्मच की तरह बनाना है, जैसे आप स्पून देखते हो, स्पून जैसा कप बनेगा, बाउल नहीं बनेगा। यहाँ पे जे जैसा, मतलब यहाँ पे जे कप बोल सकते हैं, जे जैसा कप बनेगा, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो हमारा, सॉरी एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो हमारा जे जैसा कप बनेगा, ठीक है। चलिए जे जैसा बनाते हैं इसको, तो स्टार्ट करें। अब ये 160 है तो सबसे ऊंचा से स्टार्ट होगा, सबसे ऊंचा यही रहेगा, ठीक है। अब ये आया, कहाँ तक आ रहा है, 59 तक आ रहा है, यहाँ तक ले आया इसको। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिए, ठीक है। ये हमारा इतना एकदम ऊंचा मत करिएगा, क्योंकि उसका ये आपका 160 है और ये केवल 60 है। तो ये आपका बन गया एवरेज टोटल कॉस्ट। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने कर्व बना लिया। और यही कर्व को अगर मान लीजिए आप 4-5 बार प्रैक्टिस कर लें तो गलती होने की संभावनाएं एकदम ख़त्म हो जाएंगी। याद भी नहीं करना पड़ेगा, कर्व भी बन जाएगा। लास्ट क्लास में प्लॉटिंग कर रहे थे, यहाँ देखिए बिना प्लॉटिंग के बन गया। क्यों, क्योंकि आपने इसको बना के इसको समझना सीख लिया। अगर आप इसको समझना सीख लेंगे तो कभी भी आपका ग्राफ गलत हो ही नहीं सकता। शेड्यूल, बस आपको शेड्यूल के कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जो मैंने स्टार बनाया हुआ है, सॉरी स्ट्रिंग साइन बनाया हुआ है, वो खाली आपको याद करना पड़ेगा और ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी लेबलिंग कर दीजिए। क्या लेबलिंग करेंगे कि भाई इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। बस इतनी लेबलिंग काफ़ी है। बुक में बहुत सजा वजा दिया, उतना आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इतना भी अगर आप लेबलिंग कर देते हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, ये तो क्वेश्चन बन गया कि आपको बताना है बिहेवियर ऑफ, क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट। या फिर बोल देगा क्वेश्चन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एवरेज कॉस्ट, या फिर यहाँ, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं, हम यहाँ पे AC भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट का बिहेवियर पूछेगा तो उसमें भी आपको यही बनाना पड़ेगा। तो बिहेवियर में खाली आप ग्राफ बना के इसको समझा देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसको समझाना कैसे है वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि फॉर्मेट आपका सेम ऐसे ही रहेगा। बताएंगे कि कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में तो पढ़ ही लिया था, टोटल फिक्स, टोटल एवरेज, टोटल इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं एवरेज को लेके। तो एवरेज में कैसे आपको करना है, तो जैसे एग्ज़ाम में मान लीजिए आपसे ये बना लिया आपने, अब एग्ज़ाम में आपको ये खुद से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में। तो आपको लिखोगे इट इट इज़ पर यूनिट
ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, इट इज पर यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर। ये आपने लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना होता है, आपको इसमें इसका फॉर्मूला लिखना होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला आपको हमने यहाँ पे लिख के दिखाया ही है। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्यू। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, टू द पॉइंट आंसर एकदम। ठीक है, उसके बाद आते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। एएफसी कर्व slope downwards, slope downwards continuously from लेफ्ट टू राइट। तो बिहेवियर में इस तरीके से आप इसमें समझा सकते हैं कि जो हमारा एएफसी कर्व होता है ये कंटिन्यूसली लेफ्ट से राइट तक कब गिरता है। ये देखिए आपका एवरेज फिक्स है, कॉस्ट है, यहाँ से उठा और कंटिन्यूसली यहाँ तक गिरता चला गया। तो ये आपने एवरेज फिक्स कॉस्ट के बारे में सारी कहानी बता दी। इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तीन कर्व के बारे में समझाना है तो इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। अब इसके बारे में क्या लिखना है, इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। ये आपने लिख दिया। और एवीसी का फॉर्मूला जो हमने लिखा था वो आपने लिख दिया। एवीसी इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। क्यू का मतलब आउटपुट, आपने क्यू इज इक्वल टू आउटपुट लिख दिया। तो ये आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। अब एवीसी के कर्व के बारे में भी लिख दीजिए। एवीसी इज यू शेप ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो ये सब क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है। ठीक है, तो खाली लॉन्ग की बात नहीं है, ये सब आपको शॉर्ट में भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो शॉर्ट के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एटीसी। तो एटीसी को हम लोग एवरेज कॉस्ट भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे हम दोनों लिख दे रहे हैं, एवरेज कॉस्ट और एटीसी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, दोनों ही सेम होता है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट की क्या स्थिति है उसको लिख लेते हैं। इट इज पर यूनिट कॉस्ट, इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन used in प्रोडक्शन। तो ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट हो, मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया है उसमें जितना भी चीज़ें लगती हैं उसको हम एटीसी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके कर्व के बारे में। कर्व में क्या लिखेंगे, एटीसी या फिर एवरेज कॉस्ट, जो भी आप लिखना चाहें, इज
वर्टिकल समीशन, समीशन का मतलब क्या होता है, जोड़, SUMMATION, समीशन ऑफ AVC एंड AFC, इट इज यू शेप। तो ये आपका पूरा नोट्स हो गया, इतना लिख देते हैं, समझ लीजिए फुल मार्क्स मिलेगा। और जब भी बिहेवियर आएगा तो बिहेवियर आपको 6 नंबर का ही पूछेगा, ठीक है। तो बिहेवियर जब भी आना है 6 नंबर का आना है, तो अगर इतना पूरा पूरा लिख देते हैं तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसी इसी कर्व के मतलब ये जो शेड्यूल है उसी के हेल्प से आप इसको बना ले जाओगे। तो ये शेड्यूल कितना यूज़फुल है आप देखोगे। अब क्वेश्चन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको पढ़ना है। तो हम लोग सेम इसी शेड्यूल के हेल्प से इसको पढ़ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना क्या है। तो एवरेज कॉस्ट तो हमको बनाने आता ही है, ठीक है। तो आपको करना क्या होता है, जब भी रिलेशनशिप पूछता है तो आपको पुराने कर्व बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो पुराने कर्व बनाना है, तो एवरेज कॉस्ट पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। तो हमने एवरेज कॉस्ट देखा, तो एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट सेम ही होता है ना। तो ये देखिए हमें याद है कि पहले ये एकदम जे जैसा कर्व बनेगा, ठीक है, एक 60 रहेगा फिर ये रहेगा। तो हमने इसको इस तरीके से पहले बना लिया, ठीक है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट जे जैसा रहेगा, मतलब ये ऊपर रहेगा फिर ये ऐसे नीचे आएगा और ये थोड़ा सा यहाँ बन जाएगा। तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने इसको ऐसे बना लिया, तो ये तो आसान से बन गया। अब रिलेशनशिप किसमें बता रहा है, एसी और एमसी में। अब मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे क्या हिसाब किताब है। ये हमारे लिए नया है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट देखिए क्या है, 40 से स्टार्ट हो रहा है 64 पे जा रहा है। तो 40 से स्टार्ट भी हो रहा है, वो नीचे जा रहा है, देखिए 40 है, 36 है, 26 है, ये ऐसे नीचे जा रहा है, मतलब ये एक ऐसे जे की तरह बनेगा। फिर देखिए ये ऊपर बढ़ने लगा और 40 से काफ़ी आगे बढ़ा है, 64 तक बढ़ा है। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कैसे हमें करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है, आप देखिए इसके नंबर्स कहाँ पे हैं, इसमें कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए 63 64 यहाँ पे मैच कर रहा है, हल्का सा यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्ट यहाँ कहीं करेगा, तो इसको हम लोग बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो वो कैसे बनेगा देखिए, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नीचे से, और इसके बॉटम पे ये यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट कर देगा 63 64। तो ये हमारा बन गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम कुछ बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। बुक में कुछ अनोखा डायग्राम आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको किसको फॉलो करना है, अपने शेड्यूल को, ठीक है। अब इसमें रिलेशनशिप में क्या क्या लिखना पड़ेगा देख लीजिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट जब स्मॉलर रहता है एवरेज कॉस्ट से, तब क्या होता है, एसी फॉल। अब ये इसका मतलब कैसे लिखे ये देखिए। अब इसमें आप ध्यान देंगे मार्जिनल कॉस्ट को और एवरेज कॉस्ट को। तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज स्मॉलर देन एवरेज कॉस्ट। देखिए यहाँ मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे स्मॉलर, एवरेज कॉस्ट देखिए बड़ा है 160 है, यहाँ 40 है। तो व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज स्मॉलर देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो एसी फॉल, एसी देखिए यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है ना, इससे स्मॉल भी है और फॉल भी कर रहा है। पहले आपने ये बता दिया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, यहाँ बोल रहा है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट
इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तब क्या होता है भाई, एसी राइज। इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी देख लेते हैं। अब जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है एवरेज कॉस्ट, ये देखिए यहाँ पे ग्रेटर हो गया मार्जिनल कॉस्ट हमारा, सॉरी ये देखिए बगल में, यहाँ पे देखिए ये इससे ज़्यादा हो गया ना, 64 हो गया, 59 था यहाँ 64 हो गया, ठीक है। अब ये जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर होने लगता है तो जो एसी है वो राइज करने लगता है, यहाँ से अब एसी राइज ही करेगा, इसके आगे का तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन इसके आगे एसी राइज ही करेगा। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या है हमारा, ग्रेटर हो गया, किससे, एवरेज कॉस्ट से, तो एसी राइज करेगा। अब यहाँ से एसी की राइजिंग शुरू हो जाती है, 59, 60, 70, 80, 90 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये इससे ग्रेटर होता है तभी राइज होता है, ये आपको ये समझाना है कि जैसे ही ये इससे ग्रेटर होगा राइज शुरू हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट जब एवरेज कॉस्ट होता है पे इक्वल होता है तो फिर बता रहा है एसी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, एसी हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब रुक जाता है। तो देखिए मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हमारा कब कहाँ पे इक्वल हुआ है, तो यहाँ पे ये 39 के आसपास यहाँ कहीं इक्वल हुआ होगा, क्योंकि 39 आप देख रहे हो 38 से लेके ये 64 के बीच में 59 आया होगा, 38 से लेके 64 के बीच में जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताता है, एसी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये समझाना है, तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको ये बता दिया। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखेंगे और इसको बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बुक में आप देखोगे तो बुक में एक कर्व बना के रखा हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही बना के रखा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। अगर आप एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये वेरिएबल का अलग से बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो इतना भी अगर आप कर देते तो फुल मार्क्स आपको मिल जाएगा। और इसको और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप ये इसमें ये बना दीजिए, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट का बना दीजिए और ये एवरेज कॉस्ट का ये शेड्यूल बना दीजिए। तो ये दोनों शेड्यूल अगर इसमें आप एंटर करा देते हैं, ये और ये दोनों अगर इसमें एंटर कर जाता है तो आपको फुल मार्क्स के चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आप ये इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं है, आप पूरा चैप्टर आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो अभी इसमें खाली एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में रिलेशन पूछा है, हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो बहुत सारे इन सब के बीच में रिलेशन पूछेगा, तो आप बस इसी फॉर्मेट को बना के फटाफट रिलेशन बता देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है जो कि आपको हर समय हेल्प करने वाला है।